गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे मानव पाचन तंत्र के बारे में। मानव पाचन तंत्र में हमने किसको सम्मिलित किया? आहार नाल और सहायक ग्रंथियों के बारे में। उसमें अभी तक हमने केवल नेम देखे हैं कि आहार नाल में कौन कौन से भाग होंगे, सहायक ग्रंथियों में कौन कौन से भाग होंगे और किन किन सहायक ग्रंथियों को यहां पर सम्मिलित कर दें। आज हम एक एक पॉइंट वाइज सब पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम आहार नाल का पहला भाग डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, और पहला भाग क्या है? आहार नाल का माउथ। मुख। माउथ क्या है? ये एक दरार नुमा भाग है। क्या है बेटा जी? दरार नुमा भाग है। मीन्स इस तरीके से। और जो अपर लिप और लोअर लिप से सराउंडेड है। तो मैं कह सकता हूं पहला पॉइंट, यह एक दरार नुमा भाग है जिसके ऊपरी भाग पर अपर लिप या ऊपरी ओष्ठ तथा निचले भाग पर लोअर लिप या निचला ओष्ठ स्थित होता है। तो यह जो दरार नुमा भाग है, इस दरार नुमा भाग में ऊपर की साइड यदि देखें तो क्या होगा? अपर लिप, और नीचे की साइड यदि देखें तो क्या होगा बेटा जी? लोअर लिप। क्लियर? ये जो अपर लिप है, उस अपर लिप का मध्य भाग है ये धसा हुआ दिखाई देगा, और इस अपर लिप के धसे हुए भाग को बोलते हैं फिल्ट्रम। ये यहां पर क्या है? अपर लिप, और ये क्या है यहां पर? लोअर लिप। क्लियर? नोट करें यहां तक। इसी को यदि दूसरे फॉर्म में यदि मैं डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं गतिशील ओष्ठ के बीच दरार नुमा संरचना जो है, या ट्रांसवर्स स्लिट लाइक जो स्ट्रक्चर है, वही क्या है? माउथ। अब बेटा जी आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो अपर लिप है और लोअर लिप है, ये दोनों के दोनों क्या है? गतिशील है। इसका मतलब इनके अंदर कुछ मसल्स होंगी जो इनको गतिशीलता प्रदान करती है। कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं? लिप्स के अंदर जो मसल्स होती है उनको बोलते हैं ऑर्बिकुलरिस ओरिस नामक पेशियां पाई जाती। ठीक है? तो माउथ यह एक दरार नुमा भाग है जो गतिशील ओष्ठ के बीच में दरार नुमा संरचना है, जो ऊपर की तरफ अपर लिप को और नीचे की तरफ लोअर लिप को रखती है, और दोनों के दोनों गतिशील लिप्स हैं। इनके अंदर ऑर्बिकुलरिस और इस मसल्स पाई जाती। अब देखिए बेटा, ये जो लिप है, मैं ये कह सकता हूं लिप्स की कौन कौन सी साइड होंगी? इनर साइड, मिडल अपर साइड और आउटर।
अलग अलग पार्ट है, लिप्स की इनर साइड, मिडल अपर साइड या आउटर। अब देखिए बेटा, जो ये आउटर सरफेस है ये स्किन के द्वारा कवर्ड है, त्वचा के द्वारा ढकी हुई होती है। जो इनर साइड है वो श्लेष्मा की परत से ढकी हुई होती है, श्लेष्मा झिल्ली मैं कह सकता हूं। और जो मिडल अपर है ये सल्की उपकला होता है, और सल्की उपकला भी कैसा, पारदर्शक। सल्की उपकला, तो मैं कह सकता हूं लिप्स की आंतरिक सतह श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा, मिडल अपर पारदर्शी सल्की उपकला द्वारा, और बाहरी सतह स्किन या त्वचा के द्वारा ढकी हुई होती है। लिप्स के इनर साइड या आंतरिक सतह पर विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। लिप्स के आंतरिक सतह पर लेबियल ग्रंथियां पाई जाती हैं जो इसे नम तथा मुलायम एवं चिकना बनाए रखती है। क्लियर है बेटा? तो मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं। मुख गतिशील औष्ठ के बीच दरार नुमा संरचना होती है। मनुष्य के अपर लिप का मध्य भाग धसा हुआ दिखाई देता है, जिसे फिलेंट्रम कहा जाता है। लिप्स के आंतरिक सतह पर लेबियल ग्रंथियां पाई जाती है, जिसके श्रावण से नम, चिकना एवं मुलायम औष्ठ बना रहता है। लिप्स की बाहरी सतह त्वचा द्वारा, भीतरी सतह श्लेष्मा झिल्ली द्वारा तथा इनके मध्य ऊपरी सतह का भाग पारदर्शी सल्की उपकला के द्वारा ढका हुआ होता है। क्लियर? लिप्स गतिशील है तो यहां पर ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल्स पाई जाती हैं। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल जो है ये रियली में अरेखित पेशियां हैं। मीन्स मैं ये कह सकता हूं नॉन स्ट्राइटेड मसल्स है। और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स कौन सी होती हैं? स्मूथ मसल्स या चिकनी पेशी। क्लियर है बेटा? नोट किया यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा बक्कल कैविटी या मुख गुहा। तो मैं कह सकता हूं ट्रांसवर्स स्लिट लाइक स्ट्रक्चर या दरार नुमा संरचना जो थी मुख, वो किस में खुलेगी? मुख गुहा में। पहले पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, मुख मुख गुहा में खुलता है। क्लियर? ये जो बक्कल कैविटी है इसको दो भागों में विभाजित कर देते हैं हम। एक इसका भाग जिसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल या परघाण, और दूसरा इसका भाग है वो है
ट्रू ओरल कैविटी, वास्तविक मुख गुहा। क्लियर? और ये वेस्टिब्यूल कौन सा हिस्सा है या ट्रू ओरल कैविटी कौन सा हिस्सा है, इसको समझ लेते हैं। मुख गुहा में जहां खुलेगा तो उस मुख गुहा के हमने दो भाग कर दिए। देखिए बेटा, ये पार्ट है अपर जो का, ऊपरी जबड़ा, और ये पार्ट है लोअर जो का, निचला जबड़ा। इस अपर जो और लोअर जो के बीच का जो ये स्पेस है, इसे हम बोलते हैं ट्रू ओरल कैविटी। तो मैं कह सकता हूं अपर जो और लोअर जो, इस तरीके से अपर जो और लोअर जो ओपन होंगे तो ये जो बीच का स्पेस है ये क्या है, ट्रू ओरल कैविटी। लेकिन अब जरा ये सोचे, यहां पर क्या है, लिप्स, और यहां पर भी क्या है, लिप्स, और साइड में यहां पर क्या है, चिक्स। तो या तो लिप्स और इन जो के बीच का स्पेस ये, या इन जो या चिक्स के बीच का स्पेस ये, इस पार्ट को बोलते हैं, चाहे ये पार्ट हो चाहे वो ये पार्ट हो, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल या प्रघाण। क्लियर? तो यदि मैं कहूं कि वेस्टिब्यूल कौन सा हिस्सा है तो आप क्या कहेंगे, वेस्टिब्यूल मसूडों व ओस्ट या कपोल व मसूडों के मध्य का स्थित अवकाश। मसूडों एवं ये अपर जो और लोअर जो, मसूडों और लिप्स का बीच या मसूडों और चिक्स का बीच, तो हम ये कह सकते हैं मसूडों एवं लिप्स और मसूडों एवं चिक्स, इनके बीच का अवकाश वेस्टिब्यूल को दर्शाता है। क्लियर है बेटा? नोट करें। जबकि मसूड़ों के भीतर वाला भाग, ये आंतरिक भाग, वास्तविक मुख गुहा को दर्शाता है। क्लियर है बेटा? अपनी बात को रिपीट करता हूं, मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा के दो भाग है, वेस्टिब्यूल और ट्रू ओरल कैविटी। तो ये लिप्स जो है, लिप्स और मसूड़ों के बीच का स्थान, या मसूड़ों और चिक्स मींस गाल के बीच का स्थान, वो तो क्या हो गया, वेस्टिब्यूल। और दोनों मसूड़ों के आंतरिक या भीतर वाला जो भाग है वो क्या है, ट्रू ओरल कैविटी। अब देखो, ट्रू ओरल कैविटी को अलग अलग भागों में विभाजित कर देते हैं। ट्रू ओरल कैविटी का फ्लोर मींस उसकी फर्श, ट्रू ओरल कैविटी की छत, इसका मतलब उसका अपर भाग। फर्श जो है उसके ऊपर एक पेशीय संरचना पाई जाती है, और उस पेशीय संरचना को बोल रहे हैं हम टंग या जिव्या, जो फ्रेनुलम से जुड़ी होती है। और जो ट्रू ओरल कैविटी की जो छत है, रूफ है, उसे हम बोलते हैं पैलेट या तालू। उस तालू के भी अलग अलग भाग है, आगे का भाग कठोर है, पीछे का भाग मुलायम है, इसलिए तालू के दो भाग कर दिए हम, कठोर तालू और कोमल तालू। और कोमल तालू का जो लास्ट पार्ट है वो
ओरल कैविटी के अंदर लटका हुआ दिखाई देता है, जिसे बोलते हैं वेलम पैलेटाइन या ओवुला पार्ट। तो देखिए बेटा, उसको भी नोट कर लेते हैं हम। तालु या पैलेट। तो हम कह सकते हैं वास्तविक जो मुख गुहा है, ट्रू ओरल कैविटी है, उसकी छत को क्या बोल रहे हैं? तालु। तो मुख गुहा की छत को तालु कहा जाता है। इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग जिसे हम बोल रहे हैं अग्र भाग, और दूसरा भाग पश्च भाग। अग्र भाग अस्थियों का बना होता है। पश्च भाग संयोजी ऊतक एवं पेशियों का बना होता है। तो अग्र भाग अस्थियों का, जैसे कि मैग्जिला और पैलेटाइन अस्थियां कौन सी हैं? मैग्जिला एंड पैलेटाइन। तो अस्थियों का बना हुआ है, तो ये भाग कैसा होगा? कठोर। इसलिए इसको बोल देते हैं कठोर तालु या हार्ड पैलेट। और पश्च भाग संयोजी ऊतक और पेशियों का बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं कोमल तालु या सॉफ्ट पैलेट। क्लियर है बेटा? तो मैं ये कह सकता हूं ये एंटीरियर पार्ट और ये पोस्टीरियर पार्ट, ये हार्ड पैलेट हो गया और ये सॉफ्ट पैलेट हो गया। हार्ड पैलेट में जो मांसाहारी जंतु हैं उसके ऊपर इस तरीके से उभार पाए जाते हैं जो भोजन को फिसलने से रोकेंगे। सॉफ्ट पैलेट का ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया, ये ओरल कैविटी में लटका हुआ दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं कागलक या वेलम पैलेटाइन, या इसी को बोलते हैं उवुला। नोट करें बेटा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट है मुख गुहा की फर्श पर एक मोटी पेशीय संरचना
फ्रेनुलम से जुड़ी होती है, जिसे टंग या जिह्वा कहा जाता है। मुख गुहा की फर्श पर एक मोटी पेशीय संरचना फ्रेनुलम से जुड़ी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? टंग। देखिए बेटा, ये कैसी दिखाई देगी? कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इसे हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ये 2/3 पार्ट है और ये इसका 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट को हम बोलते हैं फेरिंजियल पार्ट और 2/3 पार्ट को हम बोलते हैं ओरल पार्ट। ये जो ओरल पार्ट है, यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैपिला, विभिन्न प्रकार के पैपिला पाए जाते हैं। अब वो पैपिला कौन कौन से हो सकते हैं? फिलीफॉर्म, सेकंड फंजीफॉर्म, थर्ड सर्कमवैलेट। और मानव के अलावा यदि कोई और एनिमल है तो वहां पर क्या हो सकते हैं? फोलिएट भी हो सकते हैं, लेकिन मानव के अंदर ये जो फोलिएट है ये क्या है? अवशेषी है, वेस्टिजियल या अब्सेंट, अनुपस्थित है। क्लियर? तो मैं ये कह सकता हूं डिफरेंट टाइप ऑफ पैपिला यहां पर क्या है? प्रेजेंट होते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ पैपिला कौन कौन से हैं? फिलीफॉर्म है, फंजीफॉर्म है, सर्कमवैलेट है या फोलिएट है। जो फोलिएट है वो यहां पर क्या होंगे बेटा? अब्सेंट। इनमें से सबसे बड़े कौन है? सर्कमवैलेट। सर्कमवैलेट की पोजीशन यहां पर होती है, इस तरीके से दिखाई देता। जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पैपिला है या विभिन्न प्रकार के पैपिला है, इनके ऊपर क्या लगी होती है? टेस्ट बड। मीन्स स्वाद कलिकाएं लगी होती। लेकिन जो आकार में सबसे छोटा होगा वहां पर स्वाद कलिकाएं क्या होंगी? अनुपस्थित होंगी। क्लियर है? सबसे छोटा कौन सा इनमें? फिलीफॉर्म। सबसे छोटा है फिलीफॉर्म। और सबसे बड़ा कौन सा है? सर्कमवैलेट। तो इस फिलीफॉर्म के ऊपर स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित होती। क्लियर है मेरी बात यहां तक? इसका मतलब हमारी जो टंग है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के पैपिला पाए जाते हैं और पैपिला के ऊपर टेस्ट बड पाई जाती हैं। लेकिन वो टेस्ट बड भी फंजीफॉर्म, सर्कमवैलेट और फोलिएट के ऊपर तो होंगी, लेकिन फिलीफॉर्म के ऊपर नहीं होंगी, क्योंकि इनका आकार ही बहुत छोटा होता है। तो टेस्ट बड किसका नॉलेज करवाएंगे? टेस्ट का। इसका मतलब हमारे शरीर में जो टेस्ट का आइडेंटिफिकेशन है, वो टेस्ट का आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा? यहां टेस्ट बड से। लेकिन उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? हमारे ब्रेन के पास में टेस्ट से रिलेटेड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो उसको क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे। तो फिलीफॉर्म जो है ये आकार में तंतुनुमा होते हैं, संख्या में सबसे अधिक होते हैं, लेकिन इनके ऊपर स्वाद कलिकाएं नहीं होती हैं। क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब
ये संख्या में सबसे ज्यादा और सबसे छोटे, लेकिन इनके ऊपर स्वाद कलिकाएं नहीं होती। संरचना वाइज ये तंतुनुमा दिखाई देते। सेकंड है फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म में क्या होगा बेटा जी? फंजीफॉर्म जो है ये जो हमारी टंग है उसके अग्र भाग पर स्थित होते हैं। सर्कमवैलेट ये संख्या में सबसे कम तथा सबसे बड़े आकार के होते हैं। ये जो ये आपको वी शेप दिखाई दे रही है यहां पर, ये वी शेप इसके पास में स्थित होते हैं। तो मैं कह सकता हूं इस तरीके से यहां पर पूरे के अंदर डिफरेंट टाइप के पेपिला इस तरीके से फैले हुए हैं। क्लियर? और पेपिला फैले हुए हैं तो मैं कह सकता हूं टेस्ट बड भी यहां पर फैली हुई है। इसका मतलब स्वाद का ज्ञान करवाने के लिए कौन है यहां पर? टंग है। तो यदि मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करूं कि टेस्ट जो है वो कौन कौन सा आइडेंटिफाई होगा, तो ये टंग का अग्र भाग, ये अग्र पार्श्व भाग, ये पश्च पार्श्व भाग और ये पश्च भाग। ये बीटर को मीन्स कड़वेपन को, ये सौर खट्टेपन को, ये साल्ट नमकीन को, और ये मैं कह सकता हूं स्वीट मीन्स मीठे के टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। मीन्स मैं कह सकता हूं स्वीट कौन सा है? टंग का अग्र भाग। साल्टी कौन सा है? अग्र पार्श्व भाग। सौर कौन सा है? पश्च पार्श्व भाग। और पश्च भाग कौन सा है? और ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब इसके पीछे जो पार्ट है वो फेरिंजियल पार्ट है, इसके आगे जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? ओरल पार्ट। तो नोट करें बेटा ये भी। तो बेटा इसको नोट भी कर लेते हैं हम कि टंग का अग्र भाग जो है वो किसको दर्शा रहा है? मीठे को। अग्र पार्श्व भाग किसको दर्शा रहा है? नमकीन को। और पश्च पार्श्व भाग किसको दर्शा रहा है? खट्टेपन को। और पश्च भाग किसको? कड़वेपन को। याद रहे हमारी टंग के ऊपर या जीवा के ऊपर जो चिली है उसके रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, उसके टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं होते। तो चिली जो है, चिली बर्निंग सेशन देती है, यहां पर टंग के पार्ट को धीरे धीरे जलाना शुरू कर देती है। जो ये सेंट्रल पार्ट है ये लहसुन और प्याज के टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? क्लियर है सभी को? तो बेटा जी क्या क्या फंक्शन है इसके? तो टंग के फंक्शन भी पता होना चाहिए। यह हमारे मुख गुहा की सफाई करने का काम करती है। टंग का रोल है टेस्ट या स्वाद का ज्ञान कराती है। टंग का रोल है हमें बोलने में सहायता करती है। और कुछ जंतुओं में इसी टंग का रोल क्या है? ताप नियंत्रण में। जैसे आपने डॉग को देखा होगा, तो मैं कह सकता हूं जिह्वा के कार्य स्वाद का ज्ञान करवाना। सेकंड, बोलने में या स्पीच सहायता करना। मुख गुहा की सफाई करना। इसके अलावा कुछ जंतुओं में ताप नियंत्रण करना।
ये सभी क्या है? जिह्वा के कार्य। क्लियर है बेटा? अब आपको एक चीज और भी पता होनी चाहिए, इस टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं संवेदांग। तो टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो संवेदांग प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। और ये गस्टेटरी रिसेप्टर, कैसा भी कोई भी टेस्ट होगा तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? कोई भी ये मॉलिक्यूल है, इसको टेस्ट करना है। तो किसी भी मॉलिक्यूल को, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल को आपको टेस्ट करना है, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? डिजोल्व करना पड़ेगा बेटा जी। मॉलिक्यूल को यदि डिजोल्व नहीं करेंगे तो उसको स्मेल भी नहीं कर सकते और टेस्ट भी नहीं कर सकते। तो किसी भी मॉलिक्यूल को यदि टेस्ट करना है या स्मेल करना है, किसी को सुगंध लेना है या उसको स्वाद लेना है, तो सबसे पहले आपको डिजोल्व करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कोई मॉलिक्यूल जैसे हमारे टंग के कांटेक्ट में आता है तो वो डिजोल्व हो जाता है। जैसे कि हमने शुगर लिया, चीनी ली मुंह के अंदर, तो जैसे डिजोल्व होगा तो ये डिजोल्व मटेरियल किसके पास जाता है? गस्टेटरी रिसेप्टर के पास। गस्टेटरी रिसेप्टर कहां पर लगा हुआ है? जो मैंने अभी आपको बताया, पैपिला, और इस पैपिला के ऊपर क्या लगा हुआ है? टेस्ट बड्स। और इस टेस्ट बड के अंदर क्या है? गस्टेटरी रिसेप्टर्स है। और यहां से हमारी कपालीय तंत्रिकाएं हैं। कपालीय तंत्रिकाएं हमारे अंदर होती है 12 जोड़ी। तो उस 12 जोड़ी में 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, इनकी यहां पर सप्लाई होती है गस्टेटरी रिसेप्टर। तो जैसे ही 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, 10 नंबर को बोलते हैं वैगस, 9 नंबर को बोलते हैं ग्लोसो फेरिंजियल और 7 नंबर को बोलते हैं फेसियल। ये जो कपालीय तंत्रिकाएं हैं, ये टेस्ट से रिलेटेड कपालीय तंत्रिकाएं हैं। इसका मतलब ये उस मॉलिक्यूल के टेस्ट को आइडेंटिफाई करके अपने मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाएंगे और ब्रेन उस टेस्ट का एनालिसिस करेगा। मीन्स हमारा जो मस्तिष्क है उस स्वाद का विश्लेषण करेगा। तो स्वाद के विश्लेषण के केंद्र तो कहां पर है? मस्तिष्क के अंदर। लेकिन स्वाद का ज्ञान करवाने के लिए जो टेस्ट बड्स हैं वो कहां पर है? टंग के ऊपर है। क्लियर है बेटा? तो आपसे पूछा जा सकता है टेस्ट से रिलेटेड रिसेप्टर्स या संवेदांगों को क्या बोलते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर। और गस्टेटरी रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट है? पैपिला के ऊपर टेस्ट बड लगी होंगी, टेस्ट बड के ऊपर गस्टेटरी रिसेप्टर। इनसे संबंधित कौन कौन सी कपालीय तंत्रिकाएं हैं? 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। 7 नंबर का नेम है फेसियल, 9 नंबर का ग्लोसोफेरिंजियल और 10 नंबर का वेगस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा। तो जो ट्रू ओरल कैविटी है उसके फर्श की बात की हमने, उसकी छत की बात की हमने। छत पर क्या है? तालू। फर्श पर क्या है? टंग। और जो अपर जो और लोअर जो है, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, अब आपको यह भी पता होना चाहिए हमारे लिप्स तो दोनों गतिशील हैं, लेकिन यदि जो की बात की जाए, ऊपरी और निचले जबड़े की बात की जाए,
तो हमारे केस में केवल निचला जबड़ा ही गतिशील होता है, ऊपरी जबड़ा गतिशील नहीं होता है। और इस जबड़े के ऊपर टीथ का अरेंजमेंट पाया जाता है। दांत किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, उनकी व्यवस्था पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं बेटा जी डेंटिशन। क्या बोल रहे हैं? डेंटिशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ टीथ, दांतों की व्यवस्था। क्लियर? देखिए बेटा, टीथ का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा। पहली चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए कि हम टीथ के अरेंजमेंट को शो करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेंटल फॉर्मूला ये नोट करते हैं, जिसे बोलते हैं हम दंत सूत्र। और डेंटल फॉर्मूला कैसे नोट किया जाता है, पहले उसको सीख लेते हैं। बेटा ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये है अपर जो, नॉन मोटाइल है, मीन्स गतिहीन है। और ये है लोअर जो, ये हमारे केस में क्या है, मोटाइल है, मीन्स गतिशील। इसके ऊपर इस तरीके से टीथ लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सेंटर पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सेंटर पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? इस सेंटर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट से मिला देते हैं हम। तो हमारे पास ये पार्ट क्या आएगा, 1/4, ये पार्ट भी क्या आएगा 1/4, ये पार्ट भी क्या आएगा 1/4, और ये पार्ट भी क्या आएगा 1/4। ह्यूमन बीइंग के अंदर ये आई को डिनोट करता है, ये सी को डिनोट करता है, ये पीएम को डिनोट करता है, और ये एम को डिनोट करता है। आई का मीनिंग क्या है, इंसीजर। सी का मीनिंग क्या है, कैनाइन। पीएम का मीनिंग क्या है, प्रीमोलर। और एम का मीनिंग क्या है, मोलर। इसी तरीके से मैं यहां पर भी कह सकता हूं, आई सी पीएम एम, यहां पर भी नोट कर सकता हूं, आई सी पीएम एम। क्लियर बेटा? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसका मतलब हमारे केस में यदि देखा जाए, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो हमारे केस में टीथ जो है अलग अलग आकार के हैं, अलग अलग आकृति के हैं। क्लियर है मेरी बात? इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हेटेरोडोंट कंडीशन। क्या बोल रहे हैं बेटा जी, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब होता है विषम दंती, मीन्स अलग अलग प्रकार के हैं। इंसीजर है अलग है, कैनाइन अलग है, प्रीमोलर अलग है, मोलर। क्लियर है मेरी बात? इंसीजर को और इनको नेम क्या दिया जाता है, आप केवल यही याद रखें, इंसीजर को इंसीजर, कैनाइन को कैनाइन, प्रीमोलर को प्रीमोलर और मोलर को
मोलर। यदि आप ये कहेंगे कि इनका हिंदी नेम याद रखें तो बड़ा डिफिकल्ट है, जैसे कि मोलर है, चवर्णक, प्रीमोलर है, अग्र चवर्णक। इस तरीके से हिंदी के वर्ड बहुत डिफिकल्ट हैं। तो बेटा जी आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसी तरीके से इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर या फिर ऐसे याद रखें आई, सी, पीएम और एम। यहां पर यदि मैं ये कहूं यहां पर इंसीजर का नंबर कितना आया, तो देखिए 1 2, कैनाइन का 1, प्रीमोलर का 2, मोलर का 3। यहां पर भी क्या कहेंगे, मोलर का 3, प्रीमोलर का 2, कैनाइन का 1 और इंसीजर का 2। सेम यही लिख देते, 2 1 2 3 2 1 2। ठीक है बेटा जी। तो डेंटल फॉर्मूला कैसे नोट किया जाए, तो ये जो हाफ पार्ट है एक साइड का, ये नोट कर लेते हैं। तो आप कैसे नोट करेंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यहां पर अपर जो में और यहां पर लोअर जो में। अपर जो में इंसीजर कितना है 2 1 2 3, लोअर जो में 2 1 2 3। देखिए बेटा जी कौन सा पार्ट आया, ये आया 2 1 2 3। ये कौन सा पार्ट आया 2 1 2 3, और इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इनटू 2। ये बनता है बेटा जी डेंटल फॉर्मूला। तो मानव के अंदर 2 1 2 3 और 2 1 2 3 जो ये बन रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यहां पर इनको टोटल करेंगे आप 3 2 5 6 एंड 2 8। यहां पर भी 3 2 5 6 एंड 2 8, 8 एंड 8 16, 16 इंटू 2 32। बोलते हैं ना तेरे 32 दांत है, 32 के 32 तोड़ दूंगा। तो 32 दांत का फॉर्मूला कैसे नोट किया जाए, उसी को बोलते हैं बेटा जी डेंटल फॉर्मूला। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इस तरीके से हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो दांत दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हमने क्या कंडीशन दिया, हेटेरोडोंट। लेकिन ये जो दांत है हमारे जबड़े के अंदर धसे हुए हैं, इसका मतलब ये मान लो जो है और ये दांत लगा हुआ है। जबड़े में धसा हुआ होना इसको बोलते हैं थीकोडोंट या गर्त दंती। तो मानव में विषम दंती भी है, मानव में गर्त दंती कंडीशन भी, और मानव में आपने देखा होगा सबसे पहले जो दांत आते हैं उन्हें बोलते हैं दूध के दांत, और फिर उनका रिप्लेसमेंट होता है, फिर परमानेंट टीथ आते हैं। तो दो तरीके का सेट हो गया, एक जन्म के टाइम पर फर्स्ट सेट जिन्हें हम बोलते हैं टेम्पोरेरी या मिल्की टीथ, और दूसरा सेट जो इनका रिप्लेसमेंट करेगा उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। इसका मतलब टीथ ऐसे हैं जो लाइफ में 2 बार आ रहे हैं, डाइफायोडोंट। इसका मीनिंग होता है द्विबार दंती। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो मानव में हेटेरोडोंट कंडीशन पाई जाती है, थीकोडोंट कंडीशन पाई जाती है, डाइफाइडोंट कंडीशन पाई। ऐसे दांत जो केवल लाइफ में एक बार आते हैं उन्हें बोलते हैं मोनोफाइडोंट, एक बार दंती। दांत बहुत बार आते हैं ऐसा मानव में नहीं होता है, कुछ जंतुओं में होता है कि दांत बहुत बार आते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीफाइडोंट, बहुबार दंती। सभी दांत एक जैसे हों तो उसे बोलते हैं होमोडोंट, मानव में नहीं है, यहां पर तो हेटेरोडोंट है। तो होमोडोंट समदंती। थीकोडोंट अंदर धसे हुए, क्या पता पार्श्व सतह पर जुड़े हुए हो, उसे बोलते हैं प्लूरोडोंट।
क्या पता अपर सरफेस पर, फ्री सरफेस पर जुड़े हों, एक्रोडोंट। तो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, लेकिन मानव के अंदर कौन से अप्लाई हैं? हेटेरोडोंट है, थीकोडोंट है और डाइफाइडोंट। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है सभी को? तो यदि दांत सभी एक ही जैसे हों, एक ही आकार के हों, एक ही आकृति के हों, तो उसको बोलते हैं होमोडोंट। मानव में नहीं है, मानव में अलग अलग प्रकार के हैं। जबड़े के अंदर धसे हुए हैं, इसीलिए थीकोडोंट। क्या पता जबड़े की सरफेस पर जुड़े हों, क्या पता जबड़े की पार्श्व सतह पर जुड़े हों, तो उन्हें एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट बोलते हैं। दो बार आ रहे हैं, इसीलिए क्या बोला? द्विबारदंती। इसका मतलब मानव में दो सेट हैं, एक फर्स्ट सेट जिसे हम बोल रहे हैं टेम्पोरेरी या मिल्की सेट, और दूसरा है परमानेंट। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब देखिए बेटा, अभी आपने किसका डेंटल फॉर्मूला देखा? ये जो डेंटल फॉर्मूला मैंने ह्यूमन बीइंग में बताया है, ये वयस्क मानव का है, मींस 18 साल से बड़े का है, क्योंकि उसके पास सभी प्रकार के दांत आ चुके हैं। क्लियर? तो मैं यहां पर नोट कर सकता हूं, अडल्ट के अंदर आपने क्या लिखा? 2 इंटू इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, तो 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3। तो मैं कह सकता हूं टोटल कितना आया? 32। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, एडल्ट का मतलब 18 एंड मोर देन 18 ईयर। अब आपके दिमाग में यह आया कि 17 ईयर ओल्ड एक बच्चा है जो पीएमटी की तैयारी कर रहा है, उसके अंदर डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? उसके अंदर फॉर्मूला ये अप्लाई होता है बेटा, 2 इंटू इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, 2 1 2 2 2 1 2 2। इसका मतलब ये लास्ट मोलर नहीं आया, तो मैं कह सकता हूं लास्ट मोलर यहां पर अब्सेंट है, और लास्ट मोलर को ही बोलते हैं बेटा विजडम टीथ या अक्कल दाढ़। तो यहां पर देखो, लास्ट ये 1 कम हो गया, ये 1 कम हो गया, तो इधर का भी 1 1 कम हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं यहां पर टोटल कितने होंगे? 28। तो आपने 18 साल या 18 साल से बड़े का डेंटल फॉर्मूला देखा, आपने 17 साल के बच्चे का भी देखा। अब हम ये देखते हैं अप टू 5 ईयर, 5 साल के बच्चे, 2 इंटू इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, 2102 2102, ये फॉर्मूला है। तो ऐसे में 5 ईयर तक के बच्चे में सभी क्या है? मिल्की टीथ है। तो यहां पर क्या एब्सेंट है? प्री मोलर एब्सेंट है और लास्ट मोलर एब्सेंट है। तो अब पहले ये चेक कर लेते हैं, एडल्ट के अंदर टोटल इंसीजर कितने होंगे? 2 2 इंटू 2, तो टोटल कितने होंगे? 8। कैनाइन कितने होंगे? 4। प्री मोलर कितने होंगे? 8। और मोलर कितने होंगे? 12। 17 ईयर के अंदर देखो, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, इंसीजर भी 8, कैनाइन 4, प्री मोलर भी 8 और मोलर भी 8। यहां पर अप टू 5 ईयर में इंसीजर 8, कैनाइन 4, प्री मोलर 0, मोलर 8। तो यहां पर देखिए टोटल टीथ कितने हो गए बेटा? 20। और यहां पर कितने थे? टोटल 32। और यहां पर कितने हैं? 28। इसका मतलब ये 20 टीथ ऐसे हैं जो मिल्की टीथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब आपसे पूछा भी जा सकता है
5 ईयर को 17 ईयर से कंपेयर करें या 5 ईयर को अडल्ट से कंपेयर करें, तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक रैबिट का फॉर्मूला और बताता हूं आपको, जिससे एक इंफॉर्मेशन और कलेक्ट करते हैं हम। इंसीजर, काइनाइन, प्री मोलर एंड मोलर 2 into इस तरीके से होता है बेटा रैबिट के अंदर। देखो हमारे यहां पर अडल्ट में अपर जॉ और लोअर जॉ में इक्वल टीथ है, यहां पर भी अपर और लोअर में इक्वल है, यहां पर भी अपर और लोअर में इक्वल। रैबिट में देखो अपर और लोअर में इक्वल नहीं है, यहां 2033 1023। तो अपर कितना हो गया 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 2 जा 16, तो 16 तो अपर में हो गए। 3 2 एंड 1 6, 6 2 जा 12, तो टोटल कितने हो गए 28। अब याद करो बेटा, ये 28 किस में है रैबिट के अंदर, और ये 28 किसके अंदर है 17 ईयर ओल्ड चाइल्ड के अंदर। यहां भी 28 है, यहां भी 28 है, लेकिन क्या डेंटल फॉर्मूला सेम है? नहीं, डेंटल फॉर्मूला सेम नहीं है। लेकिन यहां पर देखें इंसीजर और प्रीमोलर में, क्योंकि ये रैबिट कार्निवोर एनिमल नहीं है, कैनाइन यहां पर है ही नहीं, तो मैं कह सकता हूं इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं डायस्टेमा स्पेस, या इसी को बोलते हैं दंतावकाश। दांत के बीच में जगह जो होती है उसको बोलते हैं दंतावकाश। क्लियर है? सभी को समझ में आया डेंटल फॉर्मूला क्या है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? 18 साल या 18 साल से बड़े का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, 17 साल का क्या होगा, 5 साल तक के बच्चे का क्या होगा, रैबिट का क्या होगा, इन सबको आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं हम। क्लियर है बेटा? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, एक बार उन पर नजर डालते हैं तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या पूछा गया, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द मानव दंत विकास को वर्णित करता है? मानव दंत विकास या दंत विन्यास को वर्णित करता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन में है पार्श्वदंती, सेकंड में है पार्श्वदंती, थर्ड में है गर्तदंती, फोर्थ में है गर्तदंती। इन्हीं के साथ यहां पर लिखा हुआ है एक बार दंती, द्विबार दंती, द्विबार दंती, और यहां पर भी द्विबार दंती। और तीसरा जो ऑप्शन है
समदंती विषमदंती विषमदंती समदंती। देखिए बेटा क्वेश्चन को समझो। कौन सा पारिभाषिक शब्द, इसका मतलब मानव के लिए पूछा गया है यहां पर, जो दंत विन्यास या दंत विकास को वर्णित करता है। क्या मानव में सभी दांत इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर क्या समान है? नहीं, तो समदंती तो रोंग हो गया। इसका मतलब आंसर इन दोनों में। अब जरा ये देखें कि मानव के अंदर जो दांत है वो जबड़े में धसे हुए हैं, इसका मतलब गर्त दंती है। तो मैं कह सकता हूं विषम दंती, ये भी सही है, गर्त दंती ये भी सही है, पार्श्व पार्श्व सतह पर थोड़ी लगे हुए, तो ये रोंग हो गए। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड। गर्त दंती भी है, द्विबार दंती भी है और विषम दंती। इसका मतलब थीकोडोंट, डाइफाइडोंट और हेटेरोडोंट। क्लियर है? इजी है ना क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया। मानव में प्राथमिक दंत विन्यास, दंत विन्यास मीन्स अरेंजमेंट ऑफ टीथ, स्थाई दंत विन्यास से इस नाते भिन्न होता है कि प्राथमिक दंत विन्यास में निम्नलिखित कौन से प्रकार के दांत नहीं होते? कौन से प्रकार के दांत नहीं होते? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखिए बेटा, मानव का प्राथमिक दंत विन्यास, प्राथमिक का मतलब 5 ईयर और स्थाई का मतलब मोर देन 18 ईयर। अब आपको पता है 2 इंटू इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, यहां पर भी अप्लाई कर दो। 2 इंटू इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। 2 1 2 3 2 1 2 3, ये तो 18 ईयर से अबव का मीन्स परमानेंट, और प्राथमिक मीन्स 2102 एंड 2102। 5 साल का बच्चा है तो फर्स्ट डेंटिशन होगा, और प्राथमिक दंत विन्यास क्या है? टेम्पोरेरी। और 18 साल से बड़ा है तो उसका क्या होगा? स्थाई। अब इसका इससे कंपैरिजन किया तो देखो, इंसीजर यहां पर भी है, यहां पर भी है, कैनाइन यहां पर भी है, यहां पर भी है, प्री मोलर यहां पर नहीं है, यहां पर है, मोलर यहां पर भी है, और तो देखो यहां पर प्री मोलर, इसका मतलब प्री मोलर नहीं होगा। इसके अलावा और भी चीज देखिए, प्री मोलर एंड लास्ट मोलर, ये भी ऑप्शन में होता तो मोर करेक्ट ये दोनों ही होता, क्योंकि यहां पर देखो बेटा, लास्ट मोलर या विजडम टीथ यहां पर तो है लेकिन यहां पर नहीं।
क्लियर है मेरी बात यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 2011 AIPMT में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस एक में मानव वयस्क का दंत सूत्र सही दिया गया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 3 2 1 2 3। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 2 1 2 3 2 1 2 3। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 3 1 3 3 एंड 3 1 3 3। ये ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन जो है, यहां पर टोटल टीथ काउंट करेंगे तो देखो क्या होगा, सबको कॉमन 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 एंड 3 1, 3 एंड 3 6 एंड 2 8। तो अपर जो में कितने हो गए बेटा जी? 8 इंटू 2। लोअर में देखें 3 1 एंड 2 1, 7 इंटू 2। किसका पूछा है? वेस्ट के अंदर। वेस्ट के अंदर आपको पता है टोटल टीथ कितने होते हैं? 32। तो देखो ये कितने हो गए? 16 और ये कितने हो गए? 14। ये तो टोटल टीथ ही कितने हो रहे हैं? 30। तो फर्स्ट तो वैसे भी रॉन्ग हो गया। या तो आपको डेंटल फॉर्मूला याद हो या फिर आपको क्या होना चाहिए? टीथ निकालना आना चाहिए इस तरीके से। ह्यूमन बीइंग के केस में अब आपको यह भी पता है इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। मोलर का नंबर अडल्ट के अंदर क्या है? 12। प्री मोलर का कितना होता है? 8। कैनाइन का कितना होता है? 4। इसका कितना होता है? 8। इसका मतलब इंसीजर वाली पोजीशन पर 2 आना चाहिए, तब जाकर 8 आएगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर देखें 3 3 एंड 3, इसका मतलब टोटल कितने हो गए? 3 3 3 एंड 1 10 10 और 10 20। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर टोटल आएगा 40। क्या ऐसा होता है क्या? रॉन्ग हो गया। अब यहां पर काउंट करेंगे तो 3 3 एंड 2 एंड 1 कितना हो गया बेटा जी? 6 7 एंड 2 9। तो मैं यहां कह सकता हूं 9 इंटू 2, और लोअर में 3 3 6 एंड 2 8, तो 8 इंटू 2। तो ये कितना हो गया? 9 2 और 8 इंटू 2। तो देखिए बेटा जी ये कितना आ रहा है? 34। तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 1, तो हम कह सकते हैं 3 और 2 5, 5 और 3 8। तो यहां पर देख सकते हैं 8 इंटू 2 एंड लोअर में भी 8 इंटू 2, ये भी 16, ये भी 16, 32। करेक्ट आंसर क्या होगा? 3। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें कहा गया है एक 2 वर्ष का शिशु है, 2 वर्ष का बच्चा है, जिसे क्रीड़ा पाठशाला में प्रवेश दिलाया जाता है। इसका मतलब उसको छोटे बच्चे की स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। दंत परीक्षण पर दंत चिकित्सक ने पाया, दंत परीक्षण किया गया, इसका मतलब उसका टीथ चेक किया गया कि टीथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या टीथ कैसे हैं। तो डेंटिशन जो उसको मिला उसमें 20 दांत थे। कितने दांत थे? 20। शिशु में कौन से दांत अनुपस्थित थे? फॉर एग्जाम्पल 5 साल का बच्चा है, यहां पर तो दिया है 2 साल, तो अप टू 5 ईयर, अप टू 5 ईयर का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। 2102, 2102। कौन से टीथ एब्सेंट है? प्री मोलर। तो उसमें यही कहा गया है एक 2 वर्ष के शिशु को क्रीड़ा पाठशाला में प्रवेश दिलाया जाता है। वहां दंत परीक्षण पर दंत चिकित्सक ने पाया कि शिशु में 20 दांत थे, और देख लो यहां पर 20 दांत हैं। 2, 1 और 2 कितना हो गया? 5। यह भी कितना हो गया? 5। और 5 और 5 10, 10 2 जा 20, 20 दांत थे। तो कौन से दांत उस शिशु में अनुपस्थित थे? इंसीजर भी देखने को मिला, कैनाइन भी देखने को मिला, मोलर भी देखने को मिला, लेकिन प्री मोलर देखने को नहीं मिला। क्लियर है मेरी बात यहां तक? क्लियर है सभी को? तो अभी आपने देखा केवल टीथ से 4 डिफरेंट क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। क्लियर है मेरी बात? अब यदि हम बात करें इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर की, बेटा इसके हिंदी नेम भी आप देख लो। प्री मोलर को बोलते हैं अग्र चवणक, मोलर को बोलते हैं चवणक। इंसीजर और कैनाइन को, इंसीजर को बोलते हैं कृंतक, और इसको बोलते हैं रदनक। इन सभी के अंदर स्ट्रक्चर वाइज यदि बात की जाए तो कौन कौन से पार्ट होंगे? कोई भी टीथ है, उस टीथ के अंदर अलग अलग 3 पार्ट्स होते हैं। अपर जो पार्ट होता है बेटा उसको बोलते हैं क्राउन, मिडल पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं नेक, और लोअर जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं रूट। क्राउन, नेक एंड रूट। डिफरेंट डिफरेंट टीथ में रूट का नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। यहां पर रूट 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, बट टीथ के अंदर ये 3 पार्ट होंगे, क्राउन, नेक एंड। मसूड़ों से जो बाहर दिखाई देगा क्राउन, मसूड़ों के पास जो दिखाई देगा नेक, और मसूड़ों के अंदर जो धसा हुआ होगा वो क्या होगा? रूट। हमारे टीथ के बाहर की तरफ ये टीथ है, तो ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई। यहां पर बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है, और वो हार्डेस्ट मटेरियल जो है वो होता है बेटा जी इनेमल। और इस टीथ का जो मेन पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं डेंटाइन। टीथ का हार्डेस्ट मटेरियल इनेमल, और टीथ का मेन पार्ट जो है वो क्या है? डेंटाइन। इस इनेमल को बनाने वाली सेल को हम बोलते हैं एमेलोब्लास्ट, और एमेलोब्लास्ट की ओरिजिन होती है एक्टोडर्मल, और जो डेंटाइन बनाती है उन सेल को हम बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट, और जो ओडोंटोब्लास्ट है उसकी ओरिजिन है मीजोडर्मल। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाए कि टीथ में कौन कौन से भाग होते हैं, क्राउन, नेक और रूट,
जो क्राउन पार्ट है उसमें आउटर मोस्ट पार्ट, हार्डेस्ट मटेरियल, जो कठोरतम भाग है शरीर का, वो है इनेमल। एमेलोब्लास्ट सेल्स उसका निर्माण करती हैं और एक्टोडर्मल ओरिजिन की है, एक्टोडर्मल उत्पत्ति की है। और डेंटाइन जो इस टीथ का मेन पार्ट है, जो मीजोडर्मल पार्ट से डेराइव होता है, जिसे बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। अब बेटा आपको ये पता होना चाहिए, जो ये रूट सिस्टम है, इस रूट सिस्टम में टीथ से रिलेटेड आरसीटी भी करवाई जाती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। टीथ में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है, तो आरसीटी किससे रिलेटेड है? टीथ से रिलेटेड। कुछ बच्चों में आपने देखा होगा टीथ टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उनको सीधा करने के लिए स्प्रिंग है वो लगाई जाती है। कुछ बच्चों के अंदर आपने देखा होगा चॉकलेट वगैरह खाने से टीथ डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, तो वहां पर आरसीटी करवाई जाती है। तो अलग अलग पार्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि डेंटल फॉर्मूला क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी में डिटेल में क्या दिया गया है, डेंटल फॉर्मूला और टीथ के पार्ट। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि टीथ को बोन में काउंट नहीं किया जाता है। क्लियर है मेरी बात? बोन में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक तो नोट करें सारे पॉइंट भी। जो ये डेंटाइन होता है टीथ के अंदर, ये 67% पार्ट होता है बेटा। और ये जो डेंटाइन है ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। क्लियर? यहां पर यदि मैं कहूं कि टीथ के अंदर वाटर कंटेंट है वो बहुत कम होता है, बहुत कम अमाउंट में होगा, 3 से 4% वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो बेटा जी आज मैंने क्या क्या पॉइंट आपसे डिस्कस किए। सबसे पहले मैंने आपको माउथ के बारे में बताया कि एक दरार नुमा संरचना है जो दो गतिशील होठों के द्वारा ढकी हुई है। अपर लिप का जो मिड पोर्शन है वो धसा हुआ होता है, जिसे बोलते हैं फिलेंट्रम। फिर उसके बाद मैंने बताया कि मुख गुहा में खुलेगा। मुख गुहा के दो पार्ट, एक ट्रू ओरल कैविटी और एक वेस्टिब्यूल। हमारे जो गाल और जबड़े हैं या मसूड़े हैं उनके बीच का स्थान, या लिप्स या मसूड़ों के बीच का स्थान वेस्टिब्यूल। और अपर जो और लोअर जिप के जो के अंदर का जो स्थान है वो क्या है? ट्रू ओरल कैविटी। ट्रू ओरल कैविटी में मैंने किसकी बात की? अपर पार्ट की बात की। अपर पार्ट क्या है? तालू, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, या लास्ट मैंने उसको उवुला या वेलम पैलेटाइन से भी कनेक्ट किया। फिर हमने बात की उसके फर्श की। फर्श के ऊपर क्या लगी हुई है? टंग लगी हुई है। टंग के ऊपर डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। टंग के ऊपर डिफरेंट पेपिलाज प्रेजेंट होते हैं। हमारे केस में फोलिएट पेपिला जो है वो एब्सेंट होते हैं। और उस टंग से रिलेटेड कौन कौन सी क्रेनियल नर्व उनकी वहां पर सप्लाई होती है, जो टेस्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए या जो टेस्ट या स्वाद है उसका विश्लेषण करने के लिए इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेकर जाएंगे। फिर मैंने आपको यह बताया कि डेंटल फॉर्मूला क्या है। 18 साल या 18 साल से बड़े के अंदर क्या है? 5 साल के बच्चे तक का डेंटल फॉर्मूला क्या है? 17 साल के बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या है? रैबिट का डेंटल फॉर्मूला क्या है? और डेंटल फॉर्मूले को कैसे डिराइव करते हैं? टीथ में कौन कौन से पार्ट हैं? हमें कौन सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बाहर से? बाहर जो दिखाई दे रहा है वो क्राउन है। मसूड़ों में है वो पार्ट नेक है, और मसूड़ों के अंदर धसा हुआ वो पार्ट है रूट। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो बेटा जी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और पार्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको यह भी पता होना चाहिए कि यदि हम ओरल कैविटी की बात करें तो इस ओरल कैविटी के अंदर किसी भी सलाइवरी ग्लैंड, किसी भी लार ग्रंथि की लोकेशन नहीं है। लार ग्रंथियां सभी ओरल कैविटी से बाहर स्थित होती है, लेकिन आकर खुलती कहां पर है? ओरल कैविटी के अंदर। ये याद रहना चाहिए आपको। तो बेटा जी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। टीम सीएलसी लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है। आप भी इसी तरीके से मेहनत करते रहें तो आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिले। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।